तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक पर। पहले की तरह मैं आप सभी का दोस्त, आप सभी का होस्ट शिखर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कशन करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के, जी हाँ, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सेकंड पेपर, और जिसकी क्लास ये फोर्थ है। यानी इसके पहले मैंने 3 क्लासेस ली हैं। अगर आपने उन 3 क्लासेस को नहीं देखा है, पीपीटी के माध्यम से ही मैंने क्लासेस ली हैं, एमसीक्यूज भी कराए, नहीं देखा है तो आप जाके उन क्लासेस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। और इस क्लास का जो आज का टॉपिक होने वाला है आप देख सकते हैं, विषय में पढ़ा हुआ है विद्यालय में प्रबंधन प्रक्रिया का महत्व देखेंगे। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें देखेंगे। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर और देख सकते हैं विद्यालय प्रबंधन के महत्व। पहला पॉइंट, विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विद्यालय के लिए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। अब भौतिक संसाधन आपके जितने भी फर्नीचर हो गए वो आप ले सकते हैं, जैसे टेबल हो गई, चेयर हो गई, बेंच हो गई, आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, या आपके जितने भी टीएलएम है वो सारी चीज़ें हो गई। तो ये आपकी क्या हो गई, भौतिक संसाधन हो गए। अब मानवीय क्या हो गए, मानवीय में आप कह सकते हैं जो पढ़ाने का तरीका होता है, यानी टीचिंग मेथड, जितने भी मेथोलॉजी होती है वो, कहने का मतलब शिक्षण विधियाँ जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो वो हमारा मानवीय हो गया। तो उनका सबका सर्वोत्तम उपयोग विद्यालय प्रबंधन में किया जाता है। अब विद्यालय प्रबंधन के द्वारा बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की नई नई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। सर्वांगीण से मतलब यहाँ पर है, जैसे मैंने कई बार बताया है, सर्वांगीण से मतलब किसी एक पक्ष से ना होकर आपके बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और आपके सांवेगिक जितने भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों के विकास से लिया जाता है और इनका नई नई योजनाओं के साथ निर्माण किया जाता है। कहने का मतलब नई नई योजनाएं चलाई जाती हैं बच्चों के इन सभी पक्षों का विकास करने के लिए। कभी कभी आपको देखो बच्चों को सुना होगा या आपने भी आपके भी स्कूल में कराया गया होगा, पेड़ बचाओ वाला आंदोलन हो गया या अन्य जैसे बहुत सारी चीज़ें हो गई, मिट्टी बचाओ के ऊपर, इस तरह के कार्यक्रम, या आपके जैसे नाटक वगैरह, जब एकांकी वगैरह जब एनुअल फंक्शन होता था तो उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें कराई जाती थी, तो इसी के लिए कराई जाती हैं। अगला जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, वो क्या कहता है, वो कहता है कि संपूर्ण शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए योग्यता के आधार पर शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को कार्यभार सौंपा जाता है। कहने का मतलब अब एक शिक्षक है हिंदी का, तो उसको हिंदी का कार्यभार सौंपा जाता है कि आप हिंदी बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे। अगर आप एक शिक्षक है इंग्लिश का, तो इंग्लिश का कार्यभार उसको सौंपा जाएगा। या अगर प्यून का काम है बेल बजाना, तो वो बेल ही बजा सकता है। अब ऐसा नहीं होगा कि वो जाके कक्षा में भेज दिया और बोल दिया कि जाके वहाँ पे उस विषय को पढ़ाओ, तो ये ऐसा संभव नहीं है। जो जिस योग्य है उसी को उसी के योग्य कार्य दिया जाता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, अब जो अगला पॉइंट हमारा है, ये अगला टॉपिक है, क्या है, भौतिक संसाधनों का प्रयोग के बारे में आ गई। तो भौतिक संसाधनों का प्रयोग जो मैंने अभी बताया, विभिन्न प्रकार के टीएलएम आपके भौतिक संसाधन में आ जाते हैं। इनके अलावा जैसे आपका बैठने का, उठने का, जो भी चेयर बेंच वगैरह है, ये भी आपके भौतिक में आ जाएगा। देखते हैं क्या क्या है भौतिक संसाधन में। वर्तमान समय में विद्यालय की प्रणाली इन्हीं साधनों पर निर्भर करती है, इन्हीं साधनों पर निर्भर करती है। अब क्या क्या है, भौतिक संसाधनों की अनुपस्थिति में विद्यालय में ना तो समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकता है, ना ही देश के लिए कुशल नागरिकों का निर्माण कर सकता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, विद्यालय में ब्लैक बोर्ड अभियान शुरू किया गया था। ब्लैक बोर्ड अभियान शुरू करने का सबसे बड़ा जो कारण था वो यही था कि शिक्षकों के पास या बच्चों को समझाने के लिए कोई भी प्रकार का उपकरण नहीं होता था तब। तो ये कहा गया कि हर एक विद्यालय में कम से कम एक ब्लैक बोर्ड तो अवश्य ही होना चाहिए, जिससे शिक्षक कुछ चीज़ें लिख कर भी बच्चों को बेहतर ढंग से समझा सके। इसलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। तो सेम चीज़ यहाँ भी कह रहा है कि विद्यालय में ना तो समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकता है और ना ही कुशल नागरिकों का निर्माण कर सकता है। कहने का मतलब अगर बेहतर ढंग की चीज़ें नहीं हैं आज के समय में, वर्तमान समय में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के टीएलएम नहीं, क्योंकि बच्चों की रुचि जो है इन्हीं सब वजह से प्रेरित होती है। अगर बच्चे रुचि के साथ नहीं पढ़ेंगे, अच्छा तालमेल बैठा कर नहीं पढ़ेंगे, तो उनको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, वो उनको बोझिल लगने लगेगा। और शिक्षा अगर बोझिल लगने लगती है तो जल्दी वो बच्चे फिर शिक्षा से दूर हो जाएंगे। ऐसे में फिर देश का निर्माण तो दूर, वो अपने परिवार का भी भरण पोषण करने के लिए दर दर भटकेंगे या परेशान होंगे। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है।
अब भौतिक संसाधन में क्या क्या आ गया, जैसे कक्षा कक्षा आ गया, सबसे बड़ा भौतिक संसाधन। पुस्तकालय भवन आ गया, विद्यालय भवन आ गया, प्रयोगशाला भवन आ गया, ये सभी आपके भौतिक संसाधन हैं। अब संसाधन का मतलब ये हुआ कि पुस्तकालय में आपको क्या मिलेगी, पुस्तक मिलेंगी, तो आपका संसाधन हुआ। कक्षा कक्ष में आपके ब्लैक बोर्ड मिल जाएगा, अगर बहुत अच्छा है तो चार्ट पेपर वगैरह मिल जाएगा लगा हुआ, टीएलएम विभिन्न प्रकार के टीएलएम कार्ड्स वगैरह मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। विद्यालय भवन में सारी चीज़ें होती ही हैं। प्रयोगशाला में आपके विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी। तो यही सारी चीज़ें भौतिक संसाधनों में देखी जाती हैं। आगे जो बढ़ते हैं वो हम देखते हैं कि एक सुयोग प्रधानाध्यापक को अपने अनुभवी अध्यापकों के साथ तब तक विविधतापूर्ण कार्य नहीं कर सकता है जब तक उसके पास उचित संसाधन ना हो। कहने का मतलब वह बेहतर ढंग से अपने शिक्षकों के साथ मिलकर बेहतर ढंग से बच्चों को उचित ढंग से पढ़ा नहीं सकता है जब तक उसके पास उचित संसाधन ना हो। अब अतः प्रत्येक विद्यालय में भौतिक संसाधनों का प्रबंधन अति आवश्यक है। इन संसाधनों का वर्णन है विद्यालय भवन, पुस्तकालय भवन, प्रयोगशाला भवन और खेल का मैदान, क्योंकि बच्चे का जो होता है डेवलपमेंट बेहतर ढंग से शारीरिक और मानसिक, वो खेल के मैदान में भी होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सीखने को और कुछ। और इसमें भी और चीज़ें भी इंक्लूड की गई हैं, जैसे विद्यालय छात्रावास है, कच्चा कच्चा का स्टाफ रूम होना चाहिए, विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, आप कैंटीन कम से कम एक होनी चाहिए, और विद्यालय में वॉशरूम होना चाहिए, यानी आप इसको टॉयलेट भी बोल सकते हैं, टॉयलेट। ठीक, ये भी बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं क्या होता है इन सारी चीज़ों का, तो हम इन्हीं चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम विद्यालय भवन की बात करेंगे और थोड़ा फास्टली पढ़ेंगे इन चीज़ों को हम, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं। पुराने समय में ही विद्यालय को विद्या का मंदिर माना जाता है, जैसे गुरुकुल काल से ही विद्यालय को विद्या का मंदिर और गुरु को भगवान माना जाता है। विद्यालय प्रबंधन एवं शासन द्वारा शिक्षकों एवं छात्रों के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध कराते हैं जिससे स्वतंत्र रूप से बिना किसी समस्या के कार्य कर सकें। ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि जैसे परिवार में, अब जैसे घर में आप हो तो कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन पढ़ाई इतने अच्छे से नहीं हो सकती है, लेकिन विद्यालय में उसी प्रकार का वातावरण बना दिया जाता है कि आप बेहतर ढंग से वहाँ पे कार्य कर सकते हैं। विद्यालय की कक्षा का निर्माण किस प्रकार हुआ हो, इस प्रकार हुआ हो, ये इस है जो छात्रों की मनोवृत्ति के अनुकूल हो। किसके अनुकूल हो, मनोवृत्ति। कहने का मतलब उनकी रुचि, उनकी जितने भी उनकी मनोवृत्तियाँ जो हैं उनके अनुकूल हो, उन सभी के चीज़ों के अनुकूल, उनके संवेग के अनुकूल हो, उन साथ ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी हो, क्योंकि कक्षा का भवन आकर्षक, सुंदर एवं स्वच्छ होगा, तभी बच्चों को अधिक से अधिक उनमें रुचि आएगी, क्योंकि सुंदरता एवं स्वच्छता और अच्छी वस्तुएं ही बच्चों को पसंद आती हैं। अब बच्चों को क्या होता है, बच्चों को खिलौने टाइप की चीज़ें देखिए तो आकर्षक बहुत करती हैं। अभी बच्चा है उसके सामने गंदी गंदी चीज़ें रख दीजिए, कहने का मतलब खिलौने में धूल मिट्टी लगी हो, पूरा एकदम गंदा हो या रूम गंदा हो, तो बच्चा वहाँ पे नहीं जाएगा। वहीं पे अगर आप बेहतर ढंग की चीज़ें रख दीजिए, अच्छे अच्छे नए नए टॉयज रख दीजिए, खिलौने रख दीजिए, चार्ट पेपर रख दीजिए, तो बच्चा उन चीज़ों से, कलर अच्छे अच्छे रंग की पुस्तकें हैं तो उनसे आकर्षित होकर उनमें बेहतर ढंग से घुल मिल जाएगा। जैसे कॉमिक बुक जो होती हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं कॉमिक बुक्स, उसमें क्या होता है, कार्टून बने रहते हैं। जब टीवियों में जो कार्टून देखते हैं आजकल, तो मोटू पतलू टाइप के कार्टून बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, तो यही सब कारण है क्योंकि उनमें आकर्षण बच्चों का होता है। उसी तरह विद्यालय में भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, स्कूल का आंतरिक ही नहीं बाह्य रूप भी आकर्षक सौंदर्यपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि बाहरी प्रदर्शन ही आंतरिक प्रदर्शन का दर्पण होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से टूटा फूटा दिख रहा है ना, डेंटिंग पेंटिंग कुछ भी नहीं हुई है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, और कुछ टीएलएम का भी प्रयोग नहीं किया गया, लग ही नहीं रहा है कि वो एक विद्यालय है। ऐसा लगना चाहिए कि वो एक विद्यालय है, उसमें टीएलएम का प्रयोग होना चाहिए, सर्व शिक्षा अभियान का जो भी चीज़ है, स्टिकर वगैरह जो भी वो चित्र है वो बना होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बना होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा लगे कि हाँ, बाहरी रूप भी अच्छा है और आंतरिक रूप भी अच्छा है, क्योंकि आजकल जो लोग होते हैं वो बाहरी चीज़ को ही देखते हैं, और अंदर अगर गंदा भी है तब भी अंदर उनको एक बार चल जाता है, लेकिन उनको ये उम्मीद होती है कि बाहर इतना अच्छा है तो अंदर भी अच्छा ही होगा। तो इसलिए ज़्यादातर अब ये होता भी है कि बाहर ही अगर अच्छा है तो अंदर भी अच्छा होता है। आगे देखते हैं क्या होता है, क्या मिलता है। अगला है कि साइकिल स्टैंड, पेयजल तथा कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट था, मैंने बीच में डाल दिया। छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में साइकिल स्टैंड अवश्य होना चाहिए। बच्चों की साइकिल चोरी हो जाती हैं, इसलिए ऐसा प्रकरण ना हो, इसके लिए साइकिल स्टैंड होना चाहिए। साथ ही साथ पीने के लिए स्वच्छ जल हो, स्वच्छ जल होगा तो बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि दूषित जल से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। और कैंटीन भी अवश्य होनी चाहिए। कैंटीन क्यों होनी चाहिए, अब आप बोलेंगे
कैंटीन होने पर जो छात्र होते हैं वो सड़कों पर बिकने वाली चीज़ों को नहीं खाते हैं। सड़कों पर जो बिकने वाली खुली चीज़ें होती हैं उनमें बैठती हैं मक्खियाँ, धूल मिट्टी पड़ती रहती है, तो उनकी वजह से भी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होने का डर बना रहता है। इसलिए इन सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल से इसलिए पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप जो भी यहाँ पे पढ़ें वो यहीं पे याद हो जाए। याद का मतलब है आप इसको वहीं पे कोरिलेट कर लें, इसलिए मैं आपको बच्चों से कोरिलेट करके, आपकी क्लास से कोरिलेट करके करके पढ़ा रहा हूँ। अब आप इसको कोरिलेट करने के लिए आप अपने आप को बचपन में देख सकते हैं आपने किस प्रकार से किया था, या आपके आसपास पड़ोस में कोई बच्चा हो उसको आप कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए मान कर उसके आधार पर मान सकते हैं। तो इस तरह से आप मानेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, रोट लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकाश की व्यवस्था। विद्यालय की कक्षा में पर्याप्त मात्रा में रोशनदान एवं खिड़कियां होनी चाहिए। अब इसके लिए आप अपना विद्यालय जो है आप उसको आप सोच सकते हैं कि आपके विद्यालय में भी देखिए बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी होंगी दाएं बाएं साइड, जिससे प्रकाश आता होगा और हवा भी आती होगी, जिससे कक्षा में पर्याप्त हवा और प्रकाश प्रचुर मात्रा में बना रहे। प्रकाश से आप जानते हैं विटामिन डी मिलता है, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है हड्डियों के लिए, तो इसलिए, और शुद्ध हवा तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अब अगला है कि विद्यालय भवन का स्थान कहाँ पे होना चाहिए। तो विद्यालय भवन की स्थापना ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ का वातावरण शुद्ध, शांत एवं स्वच्छ हो, ताकि विद्यार्थियों पर दूषित प्रभाव न पड़ सके। कहने का मतलब बार जो होता है, ठेका वगैरह, ये सब आसपास नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ कोई जो हाईवे होता है, हाईवे मार्ग, ये भी आपके विद्यालय के दूर ही होना चाहिए। कम से कम मैंने दूरी भी बताई थी कि 18 से 72 फीट की दूरी पर कम से कम 72 फीट, या मान लीजिए 25 से 30 फीट तो होनी ही चाहिए। मिनिमम 25 से 30 फीट की दूरी होनी चाहिए, या हो सके तो इससे दूर ही रहे। अब क्योंकि उससे कई सारी चीज़ें का खतरा भी बना रहता है, एक्सीडेंट वगैरह का खतरा बना रहता है, इसलिए दूर होना चाहिए। कुछ अन्य बातें भी हैं जो उन पर ध्यान देने के निम्नलिखित योग्य हैं। विद्यालय गांव नगर की कुछ दूरी पर स्थित होना चाहिए। गांव एवं नगर की कुछ दूरी पर स्थित हो, ज़्यादा दूर पर न स्थित हो, कुछ दूर पर स्थित हो, जिससे क्या होगा, शुद्ध हवा मिल सकेगी एवं शांत वातावरण मिलेगा। घर में क्यों नहीं पढ़ पाते, क्योंकि कोलाहल मचा हुआ रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अगर वही घर 10 घर के बीच में, मान लीजिए अगल बगल ये 10 घर हैं, सब ऐसे 10 घर बने हुए, बीच में यहाँ पे विद्यालय बन गया, तो इससे तो चारों तरफ की आवाज़ आएगी और चारों तरफ के वातावरण की वजह से इस शुद्ध हवा यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, जिससे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे बौद्धिक विकास बेहतर नहीं हो पाता है, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन माइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है। और ये भी बोला जा रहा है कि इतना दूर भी ना हो कि 10 किलोमीटर विद्यालय ही दूर है, बच्चे को परेशानी हो रही है, आने जाने में ही परेशान हो जा रहा है, तो ये भी चीज़ बोली गई है। आगे देखते हैं, विद्यालय भवन ऐसी जगह हो जहाँ शोरगुल ना आ सके, इसलिए भवन का निर्माण रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सिमनगर, फैक्ट्री, शोरगुल स्थान पर, जहाँ से आवाजाही वाले मार्ग पर गाड़ियों का आवागमन हो, ऐसे स्थान पर नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, हाईवे पर नहीं होना चाहिए, हाईवे के बगल नहीं होना चाहिए, या रेलवे स्टेशन, जितनी भी चीज़ें इनमें दी गई उनके बगल नहीं होना चाहिए। अब विद्यालय भवन का निर्माण जो है ऊंचे स्थान पर बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे बरसात आदि स्थिति में पानी भरने की संभावना उपस्थित ना हो। अब आप जैसे मान लीजिए विद्यालय है, ऊंचे स्थान पर है तो अच्छा है, अगर नीचे स्थान पर है तो पानी अगर बरसा तो पूरा पानी आके विद्यालय में भर गया तो इससे समस्या हो जाएगी, विद्यालय बंद करना पड़ जाएगा। अगला कहता है कि विद्यालय भवन कब्रस्तान या शमशान के पास नहीं बनवाना चाहिए। आप देखिए इसको, अब आप सोचिए कि आपका जो विद्यालय है क्या वो कहीं कब्रस्तान या शमशान के बगल देखा है? कहीं कभी कहीं कोई भी विद्यालय आपने क्या कब्रस्तान या शमशान के बगल देखा है? नहीं देखा होगा। ये एक कारण है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप इसको अच्छे से कोरिलेट करिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। विद्यालय भवन नदी, तालाब, पोखर, नहर आदि के पास निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार नहर वगैरह है उनका पुल वगैरह टूट जाता है तो बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, पानी भरने जैसी स्थिति बन सकती है, उस समय उसमें बच्चे को खतरा होने की स्थिति भी हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि नदी, तालाब, इन सभी के पोखर वगैरह के पास में भी विद्यालय नहीं होता है। अब विद्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ का वातावरण शांत, शुद्ध एवं निर्मल हो, गंदगी ना हो बहुत ज़्यादा। अब ऐसी जगह विद्यालय बन गया कि कूड़ा करकट भरा हुआ है तो गंदी स्मेल आ रही है, तो उससे भी प्रभावित विद्यालय हो जाता है। विद्यालय भवन ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ से सूर्य का प्रकाश भरपूर मात्रा में आ सके, जो मैंने भी बताया कि विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, निगेटिविटी दूर होती है। निगेटिविटी का मतलब पॉजिटिव रे और निगेटिव रे होती हैं, तो निगेटिव रे अगर रूम में आ रही है तो अच्छा है। कहने का मतलब जब सूर्य पर प्रकाश आएगा तो निगेटिव रे दूर हो जाएंगी, तो वो अच्छा होगा, और पॉजिटिव रे आपके रूम में आ जाएंगे, तो इससे सकारात्मकता बच्चों में बढ़ती है।
आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि विद्यालय भवन जहाँ तक संभव हो सके पक्का बनवाना चाहिए और दीवारों पर सीलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिक सीलन से बच्चों में गठिया रोग होने की संभावना होती है। ये भी आपने देखा होगा कि जहाँ पे जिस विद्यालय में सीलन होती है वहाँ पे जब जांच के लिए जब अधिकारी जाते हैं तो डांटते भी हैं कि तुम सीलन में बच्चों को बैठा रहे हो, प्रॉब्लम हो जाएगी। या आपने देखा होगा कि ज़्यादातर विद्यालयों में बहुत ज़्यादा कहने का मतलब ऐसे कराया जाता है सिस्टम कि सीलन ना हो, और जहाँ पे सीलन रहती है वहाँ पर गर्मी में के मौसम में जब छुट्टियाँ चलती हैं तो तोड़वा के फिर से बनवाया जाता है। यही एक उनका कारण होता है, क्योंकि इससे गठिया रोग होने की संभावना होती है। विद्यालय भवन का निर्माण करने के लिए ऐसी भूमि का चयन करनी चाहिए जहाँ का जल का स्तर 10 फीट से अधिक होना चाहिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा कि कितने फीट नीचे होना चाहिए, तो ये 10 फीट से नीचे पानी का स्तर होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सी टेट के बेसिस पर भी ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप लोग 4th सेमेस्टर में है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि विद्यालय भवन की जो सर्वोत्तम दिशा है वो दक्षिण है। क्या है? दक्षिण है। पहला ऑप्शन दक्षिण और दूसरा ऑप्शन अगर आ जाए तो दक्षिण पश्चिम। देखिए यहीं पे दिया होगा दक्षिण पश्चिम भी ये दिया हुआ है, तो वही चीज़ ये कह रहा है। अब आगे कहता है कि विद्यालय भवन का निर्माण कैसे होना चाहिए। तो विद्यालय भवन का छात्रों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से विद्यालय का निर्माण निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। भूमि तथा जल के खेल के मैदान की माप। कहने का मतलब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए 100 छात्रों पर 2 एकड़ भूमि का होना आवश्यक है। अब 100 छात्र पर 2 एकड़ है, अगर मान लीजिए 200 छात्र हो जाते हैं तो 2 से फिर 2 गुणा हो जाएगा, कहने का मतलब 4 एकड़ होना चाहिए। तो उसी तरह ये कहा गया है। अब नींव की बात की गई। किसी भी इमारत के निर्माण में नींव का विशेष महत्व होता है। नींव, अब जैसे बच्चों की नींव बनाना है तो प्राइमरी जो लेवल है बच्चों के लिए नींव का ही काम करता है। नींव जितनी मजबूत होगी कहते हैं मकान उतना ही शानदार बनता है। तो वही चीज़ है, कह रहा है कि नींव अच्छी होनी चाहिए और नींव को खुदवा कर नीचे कंक्रीट बिछवानी चाहिए, जिससे भूमि में स्थित पानी का प्रभाव दीवारों पर न पड़े। और भूमि का जब प्रभाव जो जल है उसका जब दीवारों पर नहीं पड़ेगा तो सीलन नहीं होगी, और सीलन नहीं होगी तो गठिया रोग भी नहीं होगा। ठीक है। दीवारों की बात कर रहा है। भवन की दीवारें पक्की होनी चाहिए। ईंटें, सीमेंट, बालू, सरिया आदि के निर्धारित मिश्रण एवं माप के आधार पर बनानी चाहिए। पता लगा 10 से 1 का मसाला बनवा कर दीवार जुड़वा दिए, तीसरे दिन ही गिर गई, बच्चों अकस्मात बच्चों की दुर्घटनाग्रस्त कुछ समस्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई, चोट लग गई, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। एक मिश्रित मिश्रण जो है वो माप में होना चाहिए। एक मंजिल भवन की दीवारों की चौड़ाई कम से कम 14 इंच होनी चाहिए। कितनी इंच होनी चाहिए? 14 इंच होनी चाहिए। आगे कहता है दीवारों में नींव की कमी हो तो ईंटों को खाली स्थान पर दरार को भरने के लिए प्लास्टर करवाना चाहिए। जैसे जो आप देखते हैं जब घर बनता है तो उसमें प्लास्टर भी करवाया जाता है। विशेष कारण यही होता है। क्या है कि आपका 2 चीज़ होता है। एक तो जानवरों को गर्मी के मौसम में जो छोटे-छोटे जानवर होते हैं, बड़े-बड़े जानवर उनका बैठने का डर रहता है। इससे बच्चों को वो काट सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि नमी उसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब फर्श की बात आ गई। विद्यालय भवन के सभी कक्षाओं की फर्श पक्की, मजबूत, आकर्षक होने के साथ-साथ चिकनी भी होनी चाहिए, जिससे उसकी सफाई करने में आसानी हो। साथ ही ये साथ ही है, साथ ही जहरीले जानवर, वस्तु हो आदि के लिए बिल बनाना असंभव हो जाए। कहने का मतलब जो जहरीले जानवर तो वो बिल बना लेते हैं, तो वो उनके लिए असंभव हो जाए। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी लेकिन इसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। अब इसके बाद है छत। विद्यालय भवन की छत अधिक नीचे होनी चाहिए। अधिक नीचे होनी चाहिए या अधिक ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब अधिक नीचे क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा तपन होने लगती है अधिक नीचे रहती है तो। और साथ ही विद्यालय के भवन टीन की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा तपन होने लगती है छतों में, क्योंकि गर्मी में अधिक तपित हो जाती है और सर्दी में अधिक ठंड हो जाती है। तो इससे बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अचानक घट बढ़ जाएगा तो बीमार पड़ जाएंगे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। छात्रों के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ सकता है। विद्यालय की मंजिल की बात की जा रही है तो इसमें राय वर्ण का मत आ जाता है। इन्होंने क्या कहा था कि जहाँ तक संभव हो सके विद्यालय भवन की जो मंजिल है वो एक ही होनी चाहिए, यानी एक मंजिल का भवन होना चाहिए, क्योंकि इससे अध्यापक बेहतर ढंग से सभी कक्षाओं का निरीक्षण कर सकते हैं और साथ ही बच्चों को भी सुलभ होगा। 2 मंजिल या 3 मंजिल या अधिक मंजिल में बच्चों का गिरने का खतरा बना रहता है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे तो गिरने का खतरा भी बना रहता है। एक मंजिल में गिरने का खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। आगे देखते हैं क्या है। आगे हम देखते हैं कि कक्षा का आकार कैसा होना चाहिए। तो कक्षा का आकार छात्रों की संख्या पर निर्भर करता है। कक्षा का आकार कितना बड़ा होना चाहिए? कम से कम 35 से 40 छात्र आराम से आ सकें। प्रत्येक छात्र के लिए 15 फीट आवश्यक होना चाहिए। सारे क्वेश्चन है, कितना होना चाहिए? 15 फीट एक छात्र के लिए आवश्यक होना चाहिए। ठीक है। प्रवेश द्वार
अब इतने प्रवेश द्वार होने चाहिए कि पूरा विद्यालय 4 मिनट में खाली हो सके। इसलिए आप सोच सकते हैं, आप ये कोरिलेट कर सकते हैं कि आपके विद्यालय में बड़े बड़े गेट, फिर उससे छोटे गेट, फिर पीछे गेट, फिर उधर गेट क्यों होता था? क्योंकि 4 मिनट में पूरा विद्यालय खाली हो सके। मुख्य प्रवेश द्वार कम से कम 2 होने चाहिए। देख लिया ना, मुख्य प्रवेश द्वार कितने चाहिए? कम से कम 2 होने चाहिए। तो ये अब आज का यहीं तक का आपका क्लास था, तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे, जो विद्यालय का आकार होता है उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।